नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक वेटर एजुकेशन पे। और शुरुआत करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स की। आज की डेट है दोस्तों 16 मई और हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हैं आज और बहुत सारा है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये पूर्व कायस्थ जो व्यक्ति थे, इनको यूएपीए एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इनकी गिरफ्तारी है वो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, यानी जो कानून का जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसके विरुद्ध है और इनकी जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से अवैध है और उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। तो कल इनको रिहा कर दिया गया। ये क्या है पूरा मैटर, यूएपी एक्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि ये ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है, और कौन कौन से मुद्दे हैं, तो वो पूरी चीज़ें हम इसमें डिस्कस आराम से कर लेंगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके बाद में देखिए, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। गैप इन द सेंस कि हमारा जो इंपोर्ट है ना वो तो लगातार बढ़ रहा है और जो एक्सपोर्ट है ना वो हमारा कम हो गया है। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट ज़्यादा हम कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो पिक्चर है ये है कश्मीरी जो कालीन होते हैं उनके बारे में, तो ये फ़ोटो दी हुई है। उसके बाद में जो स्लोवाकिया के पीएम हैं, उनको कल वो एक मीटिंग में थे और वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें मल्टीपल टाइम शूट कर दिया, यानी बहुत सारी गोलियां उनके मार दी गई और उसके बाद में अभी तक उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है कि किसी देश के मुखिया को इस तरह से गोलियां मार दी जाती हैं। इसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस में भी यही है कि न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट थी और यूट्यूब चैनल था, उनके फाउंडर थे ये पुरु कश्यप और इनको अरेस्ट किया गया था यूएपी एक्ट के तहत। ये एक्ट क्या है, इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी, इनको रिहा क्यों किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे और ये पूरा का पूरा यूएपीए एक्ट है, ये भी आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद में ये पॉलिटिकल बयान है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कांग्रेस का बयान है, यहाँ अमित शाह का बयान है। इसके बाद में देखिए, झारखंड में आपको पता है कुछ समय पहले ईडी ने रेड डाली थी और एक मंत्री थे, उनके पीए के पास में करोड़ों की राशि मिली थी और बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पर कैश का मिला था। अब उन मंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के द्वारा। इसके बाद में देखिए, अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली और सुरक्षा कर्मियों में एनकाउंटर हुआ और वहां पर 12 नक्सलियों मारे गए थे। तो जो सुरक्षा बल थे उन्होंने ये दावा किया कि उनमें से 12 नक्सली मारे गए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई कि वहां पर जो एक व्यक्ति मरा था उसके परिवार वाले वहां पर विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई, जो हमारा जो परिवार का व्यक्ति जो मारा गया है इस मुठभेड़ में, वो व्यक्ति एक्चुअल में नक्सली नहीं था। वो तो केवल वहां पर तेंदू के जो पत्ते होते हैं ना, वो इकट्ठा करने वो जंगल में गया हुआ था और सुरक्षा कर्मियों ने उसे भी गोली मार दी और उसे भी नक्सली डिक्लेयर कर दिया। जबकि सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है कि नहीं, वो जो उनकी एक्टिविटी थी उस व्यक्ति की, वो नक्सलियों के से संबंधित एक्टिविटी ही थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी छोटी सी जनरेट हो गई है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो बच्चों को अपहरण करके और उन्हें बेचने के जो मामले हैं उसमें 21 व्यक्ति पकड़े गए हैं और इसमें कई सरकारी कर्मचारी भी इस पूरे पूरे इस ट्रैफिकिंग के नेटवर्क के अंदर शामिल रहे हैं। यानी सरकारी कर्मचारी भी इस तरह के बच्चों की जो खरीद फरोख्त है वो कर रहे थे और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि एक न्यूज़ विस्तार से, और आप बिल्कुल ध्यान से देखें क्योंकि हम पूरा इसको पूरा जीरो से लेकर और हाईएस्ट लेवल तक हम पूरा का पूरा इसको डिस्कस कर लेंगे ताकि फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं रहे। देखिए, जो पूर्व कायस्थ हैं ये एक न्यूज़ चैनल और एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है न्यूज़ लॉन्ड्री। ठीक है, न्यूज़ क्लिक, माफ़ कीजिए, न्यूज़ क्लिक। इनका जो एक तो ये यूट्यूब पर चैनल भी है और एक वेबसाइट भी है न्यूज़ क्लिक। जनरली जो इनका जो ये न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, ये क्या करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। अब क्या हुआ, सरकार, इनका ये आरोप था, जो ये पूर्व कायस्थ थे इनका ये आरोप था, क्योंकि हमारा चैनल सरकार की आलोचना करता है, सरकार से सवाल पूछता है, इस वजह से हमें अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी और सरकार थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा था कि भाई आपने है ना चीन से धन लिया है, आपने चीन से फंडिंग ली है और चीन से आपने फंडिंग ली है और उस फंडिंग को लेकर उस चीन की जो कई कंपनियां हैं उनसे आपने पैसे ले लिए और उन पैसे को लेकर फिर आप उन कंपनियों के कहने पर, यानी वो कंपनियां आपको जैसा जैसा इंस्ट्रक्ट कर रही है वैसे वैसे आप न्यूज़ को मोल्ड करके और फिर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हो।
आ गई बात समझ में। तो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां थी और सरकार जो थी उनका ये कहना था कि भाई आप है ना चीन से पैसे ले रहे हो और यहाँ की जो सरकार है उसकी आलोचना कर रहे हो, या भारत की जो सोवेनिटी है, जो एकता और अखंडता है, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो। इसलिए जो आपकी एक्टिविटी है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए, जो एक्ट आतंकवादियों को निरोध करने के लिए या आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यूएपीए एक्ट बनाया गया था। तो उस एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा कि भाई आपने ना 77 करोड़ रुपए विदेशों से प्राप्त किए हैं और वो पूरी तरह से इलीगल हैं। ठीक है। इसके बाद में जो न्यूज़ क्लिक था और ये पुरु काश थे, इन्होंने ये कहा कि नहीं भाई हमने जो पैसा तो लिया है खैर विदेश से, लेकिन जो हमने पैसा लिया है ना वो पूरा का पूरा वैलिड तरीके से लिया है, वो पूरा का पूरा हमने उसी रूट से उसी तरीके से लिया है जिससे सरकार विदेशी फंडिंग को अनुमति प्रदान करती है। देखिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ एजेंसीज हैं, उनके थ्रू सरकार ये अश्योर करती है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति विदेशों से फंडिंग लेता है ना तो वो एक निश्चित चैनल से ले, सरकार को इन्फॉर्म करे, ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है। तो जो ये न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है, इन्होंने ये कहा कि भाई हमने फंडिंग तो ली है, आप सही कह रहे हो, लेकिन जो हमने फंडिंग ली है ना वो पूरे वैलिड तरीके से ली है। जो सरकार के नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का पालन करते हुए ही हमने वो फंडिंग ली है। तो हमने कोई गलत काम नहीं किया। जो कानून बने हुए थे, जो नियम बने हुए थे, उन नियम और उन कानूनों का पालन करते हुए ही हमने फंडिंग ली है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा इनको। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इस पूरे आर्टिकल के अंदर यही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई आपने जब इन्हें अरेस्ट किया, इनको सुबह 6:30 बजे अरेस्ट किया गया। ठीक है, 6:30 बजे इनको अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट करते समय आप ध्यान से सुने, अरेस्ट करते समय इस पुरु कास्ट व्यक्ति जो हैं इनको अरेस्ट का कारण नहीं बताया गया। समझ में आ गई बात, इनको अरेस्ट का कारण नहीं बताया कि भाई हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। सुबह इनकी अगर पुलिस आ गई 6:30 बजे, इनको अरेस्ट किया, इनको पकड़ के ले गए और जज के सामने पेश कर दिया। अब क्या हुआ, इनको कारण ही नहीं बताया कि आपको अरेस्ट क्यों किया। दूसरा, इनको इनके वकील से बात भी नहीं करने दी। अब ध्यान से सुने, ये दो सबसे बड़े पॉइंट हैं। अब देखो एक बार हम देख लेते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 ये कहता है कि आप अरेस्ट कर रहे हो ना किसी को भी, तो फिर उस अरेस्ट के मामले में उस व्यक्ति के कुछ फंडामेंटल राइट है। क्या राइट है? सबसे पहला राइट ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले रहे हो तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आप उसे हिरासत में क्यों ले रहे हो। भाई सबसे पहला राइट है किसी भी व्यक्ति का, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रही है तो उसको अरेस्ट करते समय लिखित के अंदर पुलिस एक कागज देगी और उसे बताएगी कि आपको हम अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा अधिकार क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होगा। आ गई बात समझ में। पहला मूल अधिकार देखिए फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है। पहला अधिकार क्या है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है ना, उसका पहला अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताना है कि हम आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। दूसरा राइट उसका यह है कि उसको 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरा अधिकार क्या है कि उसे कानूनी परामर्श या कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी उसे अपने वकील से बात करने दी जाएगी, वो अपने वकील से बात करेगा, उसका वकील वहां पुलिस स्टेशन में आएगा, उसके डिफेंस में अंदर वो काम कर सकता है। तो अनुच्छेद 22 जो है ना वो 3 अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को कि भाई सबसे पहले तो आपको कारण बताना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा क्या है कि जो विधि व्यवसायी है यानी वकील के साथ में उसे परामर्श करने का अधिकार है। आप ऐसे नहीं कि उसको जेल में ले जाके बंद कर दोगे, किसी से बात नहीं करने दोगे, उसे वकील से बात करने का अधिकार है, ये उसका अधिकार है जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो। और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में आपको पेश करना पड़ेगा। अब देखिए जब इस जो ये पुरु काश्त है इनकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने इनको कोई कारण नहीं बताया, और इनको अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा इन्हें इनके वकील से भी बात नहीं करने दी। ठीक है, हालांकि इन्होंने 1 घंटे बाद में पुलिस ने इन्हें 6:30 बजे अरेस्ट किया और इन्होंने 7 बजे या 7:30 बजे के आसपास मजिस्ट्रेट के पास इनको पेश
कर दिया। आ गई बात समझ में? तो अनुच्छेद 22 जो मूल अधिकार के बारे में बात करता है, उसमें अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके 3 कारण, उसके 3 प्रोटेक्शन या उनके 3 मूल अधिकार उपलब्ध रहते हैं। उसमें सबसे पहला मूल अधिकार क्या है कि आप जिसे गिरफ्तार कर रहे हो उसका कारण बताओगे कि भाई तुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उसके वकील से आप बात करवाओगे ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन वहां पर रख सके। और तीसरा उसका अधिकार है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है। इस मामले में क्या हुआ, पुलिस ने पुरु कायस्थ को कोई कारण नहीं बताया लिखित के अंदर। दूसरा, इनको अपने वकील से बात नहीं करने दी। तो दो जो मूल अधिकार हैं जो अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, इनका वोलेशन पुलिस ने कर दिया। इसी आधार पर इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो ये गिरफ्तारी की है ये ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। यानी जो कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है या विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका आपने पालन नहीं किया। आपने अनुच्छेद 22 के तहत जो मूल अधिकार इस व्यक्ति को प्राप्त हैं उनको आपने वॉयलेट किया है, उस प्रोसीजर का आपने पालन नहीं किया है, इसलिए इनकी जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है, इलीगल है और आप इसे अब रिहा करो। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पुलिस को इसे रिहा करो। इसके अलावा देखिए दूसरा कारण यह भी रहा कि पुलिस है ना ये साबित ही नहीं कर पाई कि इनके द्वारा जो चीन से जो फंडिंग ली थी ना वो इलीगल है। वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि पुलिस ये कह रही थी कि भाई चीन से आपने फंडिंग ली है वो इलीगल है, जबकि ये बोल रहे थे कि हमने प्रॉपर चैनल से ली है, और पुलिस इस बात को कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ा कारण था अनुच्छेद 22 यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन। और उसमें भी उल्लंघन क्या हुआ कि न तो इन्हें गिरफ्तारी के टाइम बताया गया कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और न ही इन्हें अपने वकील से बात करने दी गई। तो इन दो जो चीजें हैं इनका वॉयलेशन कर दिया, इस वजह से इनको जमानत दे दी गई। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो यूएपीए एक्ट है ना, इसको भी हम देख लेते हैं ये क्या है। देखिए यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी ऐसी एक्टिविटी जो लॉ के अगेंस्ट है उनको रोकने के लिए, यानी भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने के लिए 1967 में ये कानून लाया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया भाई, ये जो कानून है ना वो आतंकवादियों के ऊपर लागू होगा, आतंकवादी जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी आतंकवादी समूह हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के मकसद से कोई कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करेगा। तो ठीक है, आगे बात समझ में। पूरे भारत के में ये कानून लागू होता था इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अब तो खैर 370 नहीं है, लेकिन 1967 के अंदर जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होती, लेकिन उसके बावजूद भी यूएपीए एक्ट पूरे देश के अंदर लागू हुआ था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की आर्थिक सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, अगर इसको कोई भी खतरे में डालता है और आतंक फैलाता है व्यक्ति, तो उसे हम कहेंगे ये आतंकवादी गतिविधि है। ये क्या है? आतंकवादी गतिविधि। तो इस एक्ट के अंदर साफ साफ लिख दिया गया कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है जो भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को, भारत की सुरक्षा को अगर वो नुकसान पहुंचाती है तो हम उसे कहेंगे कि ये आतंकवादी गतिविधि है। और वो सारी गतिविधि जिस एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए जाएगी वो एक्ट होएगा यूएपीए। ठीक है, अब देखो इस एक्ट में क्या हुआ, 2019 में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 2019 से पहले इस एक्ट में क्या होता था, केवल और केवल जो आतंकवादी ग्रुप थे ना उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। यानी मान लीजिए कोई आतंकवादी है, जैसे इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी समूह है, ठीक है, तो उस आतंकवादी समूह के ऊपर इस एक्ट के तहत क्या होता था, बैन लग जाता था कि भाई इस आतंकवादी समूह के ऊपर हम बैन लगाते हैं और जो भी इसका मेंबर बनेगा वो आतंकवादी कहलाएगा और उसके ऊपर हम यूएपीए के तहत कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2019 में सरकार ने क्या कहा कि अब हम केवल जो आतंकवादी ग्रुप थे ना, ग्रुप उसके ऊपर ही कार्रवाई नहीं करेंगे। अब जो व्यक्ति है ना, अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा काम करता है जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो उस व्यक्ति को भी हम यूएपीए के तहत अरेस्ट कर पाएंगे। यानी पहले केवल और केवल ये आतंकवादी समूह के ऊपर ये कानून लागू होता था, लेकिन 2019 में सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भी अगर इस तरह की गतिविधि करेगा, चाहे वो किसी ग्रुप से एफिलेटेड हो या नहीं हो, तो उसके ऊपर भी हम यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल
कर देंगे। ठीक है, 2019 में ही संशोधन हुआ था। और इसमें जब ये मामला है, पुरुकायस्थ का मामला है न्यूज क्लिक का, इसमें भी देखिए ये किसी आतंकवादी ग्रुप के संबंधित नहीं थे, लेकिन 2019 में संशोधन करके ये कहा गया कि आतंकवादी ग्रुप हो या नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधि करता है जिससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, तो उसको भी आतंकवादी मानकर हम यूएपीए एक्ट उसके ऊपर लगा सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखिए ये एक्ट है ना, बड़ा एक विचित्र प्रकार का एक्ट है और ये विवादों में रहता है। विवादों में रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार क्या करती है, अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लो वो लगातार सरकार की आलोचना करता है, ठीक है, सरकार के अगेंस्ट में भाषण दे रहा है, सरकार के अगेंस्ट में रैली निकाल रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर भी सरकार क्या करती है, यूएपीए एक्ट लागू कर देती है। जबकि साफ साफ इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर वो देश के अगेंस्ट में काम करे, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, तो ही उस व्यक्ति को आतंकवादी मानेंगे। लेकिन सरकारें जो होती है ना, चाहे कोई भी सरकार रहे पावर के अंदर, वो ये कहती है कि अगर हमारी आलोचना हो रही है तो देश की आलोचना हो रही है। देखो ये बात समझने की बात है कि सरकार अलग है और देश अलग है, दोनों अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है। तो अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना भी करता है तो सरकार इस कानून का दुरुपयोग करके और उसके ऊपर यह एक्ट लगा देती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। इसलिए इस एक्ट की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसे आतंकवादी मान लिया जाता है, क्योंकि ये एक्ट अगर किसी के ऊपर लग गया, यूएपीए एक्ट लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको आतंकवादी मान लिया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आतंकवादी माना जाएगा उसी के ऊपर ये एक्ट लगेगा। तो ये एक्ट मूल अधिकारों का ही हनन करता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके ऊपर अभी जो प्रोसीडिंग है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो शुरू होनी है, उससे पहले ही पुलिस ने उसे आतंकवादी मान लिया और उसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगा दिया, तो उसकी इमेज खराब हो जाती है, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है, उसका जीवन का अधिकार है ना वो भी बहुत बुरी तरह उल्लंघन होता है। प्लस ये एक्ट क्या होता है, देखो जनरल एक्ट में क्या होगा, अगर कोई मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया किसी व्यक्ति का, जो रमेश है ना, उसने सुरेश का मर्डर कर दिया। अब रमेश को पुलिस पकड़ेगी और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि मर्डर भाई इसी व्यक्ति ने किया है, वो सबूत जुटा के लाएगी, गवाह लेके आएगी। तो सारा काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर रहता है कि भाई आपने इस व्यक्ति को पकड़ा है ना, तो आप ही साबित करो कि भाई ये व्यक्ति दोषी है। लेकिन इस एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है, इस एक्ट में अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया ना, तो ये माना जाएगा भाई ये तू तो दोषी आदमी है। अब वो आदमी बेचारा खुद साबित करे कि मैं निर्दोष हूं। समझ गए आप, ये एक्ट है उल्टा। जब किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से पकड़ा जाता है तो उस एक्ट में व्यक्ति आराम से रहता है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां होती है ना, वो ये साबित करती है कि भाई हाँ इसने अपराध किया है, वो सबूत जुटा के लाएगी, वो जांच करेगी, वो गवाह को लेके आएगी। लेकिन इस एक्ट में क्या होता है, पुलिस ने कह दिया कि भाई आप आतंकवादी हो और आपके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया गया। अब वो व्यक्ति बेचारा खुद भाग रहा है, भागेगा कहां से, उसको जेल में बंद कर रखा है, उसका वकील भाग रहा है, उसके साथी भाग रहे हैं उसको साबित करने के लिए कि ये निर्दोष है। तो उल्टा जो दोष साबित करने की जिम्मेदारी है या निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी है, वो बेचारे उस दोषी व्यक्ति पर ही या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर ही आ जाती है। फिर हमने इसका देख लिया कि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। सरकार क्या करती है, अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, तो उसके ऊपर ये यूएपीए एक्ट लगा देती है। इसके बाद में इस एक्ट में क्या है, परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अब देखो देश की अखंडता, इसका क्या मतलब है, देश की अखंडता का मतलब क्या है, देश की सुरक्षा का मतलब क्या है, तो वो शब्द है ना बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वेग है, बहुत ज्यादा अस्पष्ट है। ये सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, अगर कोई आदमी मान लो ये कहता है कि भाई हमें इस वर्तमान सरकार से हम दुखी हैं और इस सरकार को हटाना है, तो ये क्या ये सरकार के विरुद्ध में एक्ट है या देश के विरुद्ध में एक्ट है। तो जो परिभाषा इसमें दिखी हुई ना एक्ट के अंदर, एकता, अखंडता, सुरक्षा, ये परिभाषाएं बहुत बड़ी हैं, बहुत विस्तृत हैं और बहुत अस्पष्ट है, कोई स्पष्टता नहीं है इनके अंदर। तो इसीलिए सरकारें इनका दुरुपयोग करती है। तो ये भी इस एक्ट की एक कमी है। फिर एक बहुत बड़ी कमी इस एक्ट की क्या है कि देखिए हमने एक दो दिन पहले डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी के अंदर बयान देता है, मान लीजिए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, पुलिस कस्टडी के अंदर व्यक्ति जाके कहता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो कोर्ट उस स्वीकारोक्ति को नहीं मानता। कोर्ट ये कहता है कि भैया अगर पुलिस कस्टडी में कोई भी व्यक्ति कोई स्वीकार करता है किसी चीज को, किसी अपराध को, तो वो वैलिड नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, वो इनवैलिड है, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इस एक्ट के अंदर, यूएपीए एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति कोई भी चीज स्वीकार कर लेता है तो उसे सही मान लिया जाएगा।
अब देखो कितना गलत प्रोविजन है। पुलिस पहले किसी व्यक्ति को पकड़ेगी, उसको ढंग से पीटेगी, मारेगी और उसे बोलेगी भाई तू स्वीकार कर कि तूने ये काम किया है। वो स्वीकार कर लेगा बेचारा, और उसी स्वीकार अगर वो स्वीकार कर लेता है तो यूएपीए एक्ट के तहत उसे वैलिडिटी है और उसके आधार पर उस व्यक्ति को आतंकवादी मानकर सजा दी जा सकती है। तो देखिए एक्ट तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे प्रोविजन से लाया गया था और इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब जो इसका दुरुपयोग है वो लगातार बढ़ रहा है। तो अब ये जरूरत है कि ये जो कमियां है ना इस एक्ट के अंदर, इन कमियों को दूर करके और इस एक्ट में सुधार किया जाए। तो ये था पूरा का पूरा जो यूएपी एक्ट क्या होता है और ये पूरा मामला क्या है, इस मामले के अंदर पुलिस के द्वारा क्या गलती की गई और जो व्यक्ति हैं उसके कौन कौन से मूल अधिकारों का हनन हुआ, और जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं पुरु कायस्थ, इनको अरेस्ट क्यों किया गया था, इनको बेल क्यों मिली, ये सारे कंसेप्ट मुझे लगता है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। तो देखिए इसमें आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर आया था, अभी हम देख लेंगे विस्तार से। तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करके इस एक्ट के तहत पहली बार जो 300 लोग हैं उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है। तो पहली बार देखिए, एक तो आप सभी सोच रहे होंगे कि सर आचार संहिता के अंदर इस तरह का ये प्रोविजन किया जा सकता है क्या? तो देखिए बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, और होपफुली अब हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये जो इन्होंने काम किया है ना, इसको वापस स्टेप डाउन कर सकता है, यानी इन्हें रोक सकता है अगर वो चाहे तो। न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 300 लोग हैं उनको नागरिकता दी है, और नागरिकता किससे दी है? जो रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद के द्वारा पारित किया गया था, उस संशोधन उस कानून के तहत में 300 व्यक्ति जो अलग अलग देशों से आकर हमारे देश में रह रहे थे उनको नागरिकता प्रदान की है। अब देखिए सीएए है क्या? तो ये क्या है, 2019 में पारित किया गया था। देखिए जो नागरिकता का मूल अधिनियम है ना, वो तो है नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में हमारे देश में संसद के द्वारा पारित किया गया, और ये क्या कहता है, नागरिकता अधिनियम क्या कहता है कि किस किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, इस एक्ट में प्रावधान है भाई, ये व्यक्ति है अगर मान लो कोई 12 साल से भारत में रह रहा है उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर किसी के 2 पीढ़ियां यानी पिताजी और दादाजी अगर उनका जन्म भारत में हुआ तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो नागरिकता अधिनियम 1955 में बताए हुए हैं कि भाई कैसे कैसे आपको नागरिकता मिलेगी, किस किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, और कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं अगर ये काम कर दिया ना तो आपकी नागरिकता भी छीनी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। फिर 2019 में सरकार ने क्या किया, इस एक्ट में किया संशोधन। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं था, मूल अधिनियम नहीं था। इस जो पहले अधिनियम बना हुआ था ना 1955 का, उस अधिनियम में संशोधन सरकार ने किया 2019 में, इसलिए वो कहलाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2019 में प्रावधान करके सरकार ने क्या कहा, सरकार ने जो ये 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान थे ना, उनको थोड़ा सा शिथिल कर दिया, यानी उनको थोड़ा सा आसान बनाया। क्योंकि 1955 के एक्ट में तो नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई वर्तमान में थोड़ी परिस्थितियां ऐसी हो रही है कि जो हमारे आसपास के देश है ना, जैसे हमारा बांग्लादेश हो गया या हो गया आपका पाकिस्तान या अफगानिस्तान, वहां पर क्या हो रहा है कि जो गैर मुसलमान व्यक्ति हैं, यानी बौद्ध हो गए, हिंदू हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, उन व्यक्तियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और इस कारण वो भागकर भारत में आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम आसानी से नागरिकता दे पाएं, इसके लिए 2019 में नागरिकता अधिनियम जो था 1955 का, उसमें संशोधन किया गया। अब उसमें क्या प्रावधान किया गया कि भाई इन 3 देशों से, केवल और केवल ये 3 ही देश शामिल किए गए इसमें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये आपको याद रखना। इन 3 देशों से गैर मुस्लिम व्यक्ति अगर भागकर भारत आ गया, गैर मुस्लिम में कौन कौन है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है। तो गैर मुस्लिम अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति 2014 तक भारत में आ गया, 31 दिसंबर 2014 ये कट ऑफ डेट रखी है, तो दोबारा देखते हैं कि 1955 में नागरिकता का अधिनियम बना, और उसके बाद में 2019 में संसद ने ये कहा कि भाई नागरिकता जो मिल रही है ना 1955 के तहत, वो बहुत मुश्किल है, तो हम इन प्रावधानों को करते हैं आसान। और उनमें क्या आसानी की इन्होंने कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से अगर कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आकर बस गया, भारत में आकर रह गया, चाहे वो कैसे भी आए, लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से, ठीक है, दोनों ही तरीके से कैसे भी आके भारत में बस गया, तो उन व्यक्तियों को भी हम नागरिकता दे देंगे।
ठीक है, उन व्यक्तियों को भी हम नागरिकता दे देंगे। तो केवल 3 देशों से आए और मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सरकार का यह तर्क है कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, तो वहां पर मुस्लिमों के साथ तो इनजस्टिस नहीं होगी, लेकिन जो वहां की माइनॉरिटीज हैं उनके साथ धर्म के आधार पर विभेद हो रहा है, और इस कारण वो डर के मारे भारत में आकर बस गए। तो अगर 2014 31 दिसंबर 2014 तक वो बस गए होंगे तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। और इसी एक्ट के तहत कल केंद्र सरकार ने 300 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी। अब ये 300 लोग कौन हैं? तो ये 300 लोग देखिए गैर मुस्लिम होंगे, क्योंकि ये ईसाई होंगे, हिंदू होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, सिख होंगे। तो गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं और इनको ये नागरिकता दे दी गई है। इस एक्ट की बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई थी, वो ज्यादा हमारे काम की अभी इस समय नहीं है। हमें ध्यान रखना है एक्ट कब है, 2019 में बना था, मूल अधिनियम 1955 का था। प्रावधान क्या थे कि इन 3 देशों से अगर कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गया, चाहे वैध रूप से, अवैध रूप से, कैसे भी आ गया, तो यहाँ पर हम उनको नागरिकता आसानी से दे देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ, भारत और ईरान के बीच में 10 साल का चाबहार पोर्ट का समझौता हुआ। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में देखिए इसमें फिर यूएसए ने भारत को चेतावनी दी कि भाई हमने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, ईरान के ऊपर हमने प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो आपने समझौता क्यों किया? ये समझौता भी प्रतिबंधों के अधीन ही है, इसको कोई एक्सेप्शन नहीं मिला हुआ है। तो ये बयान दिया यूएसए ने। लेकिन अब है ना, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने ये कहा है यूएसए को कि भाई जो चाबहार पोर्ट है ना, ये चाबहार पोर्ट पर जो भारत जो अब 10 साल के अंदर निवेश करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उससे केवल भारत का ही भला नहीं होगा, उससे पूरे के पूरे जो रीजन है, पूरा का पूरा जो गल्फ का रीजन है, जो पूरे गल्फ की कंट्रीज हैं, पूरा जो मिडिल ईस्ट है, उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि पूरे रीजन के अंदर ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज बढ़ेंगी, गुड्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पूरे रीजन के अंदर ये बेनिफिट मिलेगा, पूरे रीजन को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए जो यूएस है ना, उसको नैरो व्यू नहीं लेना चाहिए कि ये भारत और ईरान के मध्य समझौता हुआ है, केवल 2 ही देशों को लाभ मिलेगा। इस तरह का नैरो व्यू यूएसए को नहीं लेना चाहिए, और उसे ये देखना चाहिए कि इस चाबहार पैक्ट की वजह से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, यानी पूरे जो गल्फ कंट्री है, पूरा पूरा गल्फ रीजन है ना, उसको फायदा पहुंचेगा। और जो रिलेशन है इंडिया के और गल्फ कंट्रीज़ के या पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो भी इम्प्रूव होंगे। तो ये हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि जो नैरो व्यू है, एक छोटा संकीर्ण व्यू है यूएसए का कि भारत और ईरान का ये पैक्ट है, इन्हीं को लाभ मिलेगा, ये उनको नहीं सोचना चाहिए। और ये पैक्ट पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, ये कहना है हमारे विदेश मंत्री का। अब देखिए एक और न्यूज़ है, देखिए पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट बंद होने का जो रिकॉर्ड है वो भारत के नाम है, और ये रिकॉर्ड है 6 साल से लगातार भारत इसमें सबसे ज़्यादा जो नेट बंदी होती है, यानी नेट शट डाउन हो जाता है ना कि भाई आज नेट सुबह से बंद रहेगा, शाम को बंद रहेगा, इस तरह से जो नेट को लेकर जो शट डाउन है ना, वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में भारत में होते हैं। अब देखिए नेट बंद क्यों होता है, तो देखिए इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जनरली तो आप देखोगे उत्तर भारत के अंदर तो जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं ना, इस वजह से जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन नेट बंद कर दिया जाता है। जनरली आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के जिस दिन एग्जाम होंगे नेट बंद हो जाएगा। दूसरा, जैसे जो मणिपुर एरिया है वहाँ पर क्या है, कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी नेट बंद हो जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है तो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर नेट बंदी रही है। इसके अलावा अगर कहीं पर दंगे हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ दिन या कुछ घंटों के लिए नेट बंद कर दिया जाता है। तो हमारे देश के अंदर ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि नेट बंद होता है और नेट बंदी कर दी जाती है। अब इंटरनेट को देखिए बंद करना, ये क्या होता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का भी हनन हो जाता है, और इससे बहुत सारा नुकसान होता है। क्योंकि आप देखोगे कि आजकल जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे ओला हो गई, उबर हो गई, ये स्विगी, जोमेटो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म तभी काम करेंगे जब आपका इंटरनेट चल रहा है। और इन पर क्या है, लाखों लोग काम करते हैं हर दिन। और जब इंटरनेट शट डाउन हो जाता है, मान लीजिए कहीं पर एग्जाम की वजह से एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो गया, तो उस पूरे दिन उस पूरे एरिया के अंदर न तो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, इनसे जुड़े हुए जो हजारों लोग हैं ना, उनको बेचारों को कोई रोजगार नहीं मिलता, और उस दिन वो पूरे दिन बेरोजगार रहते हैं। तो इस इंटरनेट शटडाउन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे नुकसान पड़ता है, इससे हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ता है। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि भारत में, पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन या नेट बंदी होती है, और लगातार 5-6 सालों से तो भारत नंबर 1 रैंक पर है। तो इसमें सुधार करना चाहिए और इसमें सुधार की भी ज़रूरत है। इसके बाद में देखिए, भारत का जो ट्रेड है ना, वो गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत के जो इंपोर्ट है ना, वो तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं देखो, और एक्सपोर्ट होते जा रहे हैं कम। तो ये भी बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इंपोर्ट बढ़ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका एक्सपोर्ट कम हो रहा है। देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है ना, वो अप्रैल 2023 में तो था 14.44 बिलियन डॉलर, और अब आज अगर हम बात करें अप्रैल 2024 की, यानी एक साल बाद की, तो ये हो गया 19.1 बिलियन डॉलर। तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है, और ये चिंता की बात भी है। अब ये क्यों बढ़ रहा है? तो देखिए, इंपोर्ट तो हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो पहले था वही हो रहा है, और इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा क्या है? देखिए, गोल्ड। ये गोल्ड का जो इंपोर्ट है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और हम ये गोल्ड खरीदते हैं, और इसके बदले हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान अलग अलग देशों को करना पड़ता है। तो गोल्ड के रूप में और पेट्रोलियम पदार्थ हम लगातार खरीदते जा रहे हैं, इस वजह से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। और हमारा एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा है? देखिए, एक्सपोर्ट कम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? जो ज्योग्राफिकल टेंशन हो रही है ना, उस वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। जैसे हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, वो होता है देखिए यूएसए में बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद में जो गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, इनमें हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब आप देखो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में इस समय बहुत ज़्यादा वो युद्ध के अंदर लगे हुए हैं, जैसे इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उस वजह से पूरे गल्फ़ के अंदर, पूरे गल्फ़ रीजन के अंदर टेंशन क्रिएट हो रखी है। तो वो इस समय हमारे से ज़्यादा माल आयात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है। दूसरी तरफ आपको पता है, जो गल्फ रीजन है ना, वहां पर क्या है, हूती जो विद्रोही थे, हमने देखा था ना, हूती विद्रोही, वो लगातार वहां पर जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जो व्यापारिक जहाज है ना, उनके ऊपर वो हमला करते जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, उस रूट से अब एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, क्योंकि अब जो उस रूट से जहाज नहीं जा रहे, उनको डर लग रहा है कि भाई अगर इस रूट से हम सामान लेकर जाएंगे या लेकर आएंगे ना, तो हमारे ऊपर ही हूती विद्रोही हमला कर देंगे और हमें पकड़ लेंगे या हमारे माल को लूट लेंगे। तो इस वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट लगातार गिरा है। तो इन कारणों की वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो तो लगातार बढ़ ही रहा था, अभी बढ़ रहा है, और हमारा एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, और इस वजह से जो हमारा नुकसान है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अंतर है, वो भी लगातार बढ़ के 19.1 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि चिंता की बात है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर रहे हुए होंगे, और आप लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।